लड़की को जिस घर में बहू बनाकर लाया गया था, लड़की उसी घर में आकर ऐसा मौत का खूनी खेल और तांडव मचाती है जिसमें वो सबसे पहले अपने पति की हत्या कर देती है, लेकिन उसके बाद वो रुकती नहीं है, वो शांत नहीं होती, बल्कि चाकू से, आरी से अपने पति की लाश को 3 दिनों तक काटती है, उसकी छोटी छोटी बोटियां कर देती है और फिर लाश को फ्रिज में रख देती है। लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर का गुस्सा शांत नहीं होता और वो फिर अपनी सास के यहाँ पर पहुँचती है, सास की हत्या करती है उन्हीं के घर पर, और उनकी लाश के भी वहीं पर बैठकर टुकड़े करना शुरू कर देती है। और दोनों की जब लाशों के वो टुकड़े कर लेती है तो शहर में अलग अलग जगहों पर जाकर वो उन टुकड़ों को फेंक भी देती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक लड़की ने अपने ही पति और अपनी ही सास की हत्या क्यों की, उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े क्यों किए, पूरा मामला क्या था, आखिर ऐसा क्या हुआ था जो एक बहू खून की प्यासी हो गई, ऐसा क्या हुआ। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। तो आज की घटना असम के गुवाहाटी की है। वहां पर रहने वाला आमेंद्र, जिसकी उम्र 25 साल थी, जो अपनी माँ के साथ रहता था, उसके पिता नहीं थे। 3 साल पहले उसकी माँ उसके लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश करती हैं अपने बेटे की शादी के लिए, और ज्योति नाम की लड़की से शादी तय होती है। बड़े ही धूमधाम के साथ आमेंद्र बारात लेकर जाता है, विदा कराकर वो ले आता है, और ज्योति के साथ उसकी ज़िंदगी बड़ी ही सुकून के साथ, खुशी के साथ चल रही थी। ज्योति भी खुश थी, दोनों की ज़िंदगी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, सास अलग रहती थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अचानक से बीते 2022 को 5 सितंबर को अचानक से आमेंद्र गायब हो जाता है। और जब ज्योति उसकी माँ यानी कि अपनी सास को फ़ोन कर आमेंद्र के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि उसकी सास भी अपने घर से गायब हैं। फौरन ज्योति आमेंद्र और अपनी सास को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में दोनों को कोई पता नहीं चलता और वो फिर वहाँ के पुलिस थाने में पहुँचती है और वहाँ पर जाकर आमेंद्र और अपनी सास की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। पुलिस छानबीन में लग जाती है कि आमेंद्र और उसकी माँ अचानक से कैसे गायब हो गए। और उसी बीच जब ज्योति से पूछा जाता है कि तुम्हारा किसी के ऊपर शक है, तो ज्योति बोलती है कि हाँ, मेरी माँ मेरे घर से कुछ ही दूरी पर अपने घर में रहती हैं। वहाँ पर 3 किराएदार और रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे वाली हैं, उनके 3 घर हैं, तो 3 किराएदार बसे हुए हैं और वो अकेले अपने कमरे पर रहती हैं। और जो भी उनका किराया आता है, जो भी पैसे आते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए जो आमेंद्र के मामा हैं, यानी कि मेरे सास के बड़े भाई, वो उन पैसे को अपने पास रखते हैं, मैनेजमेंट वही करते हैं। और कुछ टाइम, और शायद उन्होंने ही अभी कुछ टाइम पहले 5 लाख रुपए मेरी सास के अकाउंट से निकाल लिए हैं। और मेरा शक है कि उन्होंने ही मेरी सास और आमेंद्र को, दोनों को गायब किया है। पुलिस जो आमेंद्र के मामा थे उनसे पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। वक्त गुजरता जाता है, पूरा साल निकल जाता है और 2023 लग जाता है, लेकिन पुलिस की छानबीन अभी बराबर चल रही थी। और 2023 में जनवरी में फिर उसी थाने के अंदर एक रिपोर्ट और आती है और वो आमेंद्र के चाचा आते हैं, वो रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि मेरा जो भतीजा गायब हुआ है, आमेंद्र, और जो उसकी माँ गायब हुई हैं, उन दोनों को गायब करने वाला कोई और नहीं बल्कि ज्योति है, आमेंद्र की पत्नी है। पुलिस का अब जो शक की सुइयां थी वो ज्योति के ऊपर आ जाती हैं, क्योंकि इतना टाइम गुजर चुका था और पुलिस के भी हाथ खाली थे। ज्योति के ऊपर शक करने के सिवा पुलिस के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। इसीलिए पुलिस ज्योति को बुलाती है और ये पूछती है कि आखिर तुमने जो आमेंद्र के मामा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था वो 5 लाख रुपए कब निकले थे, उनके बारे में ज़रा फिर से बताओ। और ज्योति फिर से बताती है कि 5 लाख रुपए बैंक अकाउंट से निकले थे। और पुलिस उन्हीं 5 लाख रुपए की जब जानकारी जुटाती है कि सच में 5 लाख रुपए निकले थे या नहीं निकले थे, तो पुलिस को पता चलता है कि 5 लाख रुपए निकले थे, लेकिन निकालने वाला आमेंद्र का मामा नहीं बल्कि खुद ज्योति है। और ज्योति फंस जाती है। अब पुलिस ज्योति से पूछती है कि अब जल्दी से तुम अपना गुनाह कबूल कर लो और हमें ये बताओ कि आमेंद्र और उसकी माँ दोनों कहाँ पर हैं, तुमने अपनी सास के साथ क्या किया। तो ज्योति फौरन टूट जाती है और वो बताती है कि जब उसकी शादी होकर वो अपने घर पर आई थी तो खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसका पति, उसकी सास, सब लोग बिल्कुल अच्छे थे, फैमिली पसंद थी और वो आमेंद्र के साथ प्यार मोहब्बत से रहती भी थी। लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात विक्रम से होती है। विक्रम का वहीं पर आना जाना था और इसी बीच जब विक्रम और उसकी ज्योति की करीबियाँ बढ़ती हैं तो दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। वो विक्रम के साथ घूमने जाया करती थी, लेकिन एक दिन विक्रम और ज्योति दोनों को ही आमेंद्र देख लेता है और आमेंद्र आग बबूला हो जाता है।
वो मुझसे उस टाइम पर तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन घर आकर वो बोलता है कि तुम किसके साथ थी, वो तुम्हारा प्रेमी था, तुम्हारे अवैध संबंध किसी और के साथ चल रहे हैं, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और ये बात वो अपनी माँ को बताता है तो फ़ौरन मेरी सास घर पर आ जाती हैं और वो मुझसे बोलती हैं कि तुमने बिल्कुल सही नहीं किया, अगर तुम्हारे अवैध संबंध हैं तो हम तुम्हें अपने घर पर किसी भी हाल में नहीं रखेंगे। तुम्हारे अवैध संबंध जिस युवक के साथ है तुम उसी के साथ रहो और मैं तुम्हारा तलाक करवा दूंगी। और मेरी सास सारे कागज़ तैयार कर लेती हैं। मैं उनके सामने गिड़गिड़ाती हूँ, अपने पति के सामने गिड़गिड़ाती हूँ, बोलती हूँ कि मैं अपने प्रेमी को छोड़ दूंगी, लेकिन उन लोगों ने फैसला कर लिया था। मेरी सास ने सारे कागज़ तैयार करवा दिए थे, मेरा तलाक होना कन्फर्म था। मैंने अपनी सास के सामने, अपने पति के सामने बहुत गिड़गिड़ाई, भीख मांगी, लेकिन जब मुझे इस चीज़ का एहसास हो गया कि मेरा पति तो चला गया, अब मेरी हर हाल में तलाक होगी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अब मेरे पति के जाने के बाद मैं अपने प्रेमी को ही अपना बना लूँ। और फिर मैं विक्रम से बात करती हूँ, अपने प्रेमी से बोलती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जो मेरी सास हैं वो करोड़पति हैं, उनके पास बहुत पैसा है, उनके 3-3 घर हैं। और जो मेरा पति आमेंद्र है उसके पास भी बहुत पैसा है। अगर मैं अपने पति और मेरी सास को मार दूँ तो उसके बाद उनकी सारी जायदाद, उनका सारा पैसा, उसकी हकदार सिर्फ मैं होंगी। और इस साथ में विक्रम तुम मेरा साथ दो, शादी भी मैं तुम्हारे साथ करूंगी, सिर्फ हम दोनों वहीं पर राज करेंगे। विक्रम इस बात के लिए राजी हो जाता है। वहीं जो ज्योति थी वो अपने एक बचपन के दोस्त से बात करती है। जो उसका बचपन का दोस्त था वो उसको ये कहानी बताती है कि मैं अपने पति और अपनी सास की हत्या करने वाली हूँ, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी और जितना भी पैसा होगा मैं तुम्हें ज़रूर दे दूंगी। ये प्लानिंग तैयार हो जाती है और 1 सितंबर को ही, जब तलाक होने वाला था उससे पहले ही 1 सितंबर को वो अपने प्रेमी विक्रम को अपने घर बुलवाती है रात के टाइम। और जो आमेंद्र था उसकी गला दबाकर हत्या की जाती है। और उसके बाद वो आरी से, चाकू से आमेंद्र के टुकड़े शुरू करती है। लगभग 3 दिनों तक वो आमेंद्र के टुकड़े कर देती है। और घर पर विक्रम और उसका जो एक दोस्त था वो थे, तीनों मिलकर टुकड़े कर कर पॉलीथीन में पैक कर कर फ्रिज में लगा देते हैं। और फिर ज्योति बोलती है अपने प्रेमी विक्रम से कि चलो अब मेरी सास के यहाँ पर चलती है, वहाँ पर उसकी भी हत्या करेंगे और उसके भी लाश के टुकड़े करेंगे। और फिर वो अपनी सास के यहाँ पर अपने प्रेमी और अपने दोस्त को लेकर पहुँचती है। सास पूछती है कि तुम्हारा आना कैसे हुआ, लेकिन उसी बीच उसको भी ज़मीन पर गिरा लिया जाता है। तीनों उसकी हत्या कर देते हैं और फिर उसकी लाश को काटना पीटना शुरू करते हैं। उसके लगभग 2 दिनों तक रात दिन एक कर कर वो टुकड़े कर देते हैं। उन टुकड़ों को पॉलीथिन में पैक कर कर बैग में भर कर बाइक से लेकर फिर दोबारा से आमेंद्र के घर आते हैं। आमेंद्र की लाश के भी टुकड़े उठाते हैं, दोनों की लाशों के टुकड़ों को कार में भरते हैं और तीनों सीधे मेघालय की चौरापुंजी की जो पहाड़ियां हैं वहां पर पहुंचते हैं और पहाड़ियों से उन टुकड़ों को खाइयों में फेंक देते हैं। टुकड़ों को 2 जगह पर फेंका जाता है और फिर वापस आ जाते हैं। इस बात को पूरे 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद पुलिस फ़ौरन फिर वहाँ उन पहाड़ियों पर पहुँचती है और उन खाइयों से टुकड़ों को ढूंढा जाता है। लेकिन कुछ टुकड़ों को, जो आमेंद्र की लाश के टुकड़े थे, उनको तो जानवर ले गए उठाकर, लेकिन फ़िलहाल में जो आमेंद्र की माँ, जिनका नाम अंजना देवी था, पुलिस को उनकी लाश के टुकड़े मिल गए। पुलिस लाश के टुकड़ों ले आई और तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और पुलिस उन टुकड़ों को अभी ढूंढ रही है। टुकड़ों को बरामद किया जाएगा। लेकिन इस घटना के खुलासे होने के बाद हर किसी का कहना यही था कि आज के टाइम पर इंसान ने, हर किसी ने यही सोच लिया है कि हत्या करो, उसके बाद टुकड़े करो, टुकड़ों को फेंक दो और वो पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन अभी तक जितने भी लोगों ने टुकड़े किए हैं, हत्या की हैं, वो लोग पकड़े जाते हैं। कोई ना कोई एक ऐसी वो गलती कर देते हैं जिसके बाद पुलिस उनको पकड़ लेती है। तो इसीलिए हत्या करने से, क्राइम करने से कुछ नहीं होगा, और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं। अगर ज्योति अपने प्रेमी के साथ शादी कर लेती, तलाक ले लेती, तो उसकी ज़िंदगी अच्छी होती। लेकिन अफसोस उसने अलग रास्ता चुना, लालच वाला चुना, इस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नीचे हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो वहाँ मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।